हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। कूलम्ब्स लॉ में हमने एक्सप्लेन किया था कि जब दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं तो उनके बीच जो फोर्स अप्लाई होता है वो F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। यानी कि अगर दो चार्जेस के बिटवीन, 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है हम कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चूंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो जब डायरेक्शंस की बात आती है तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर्स फॉर्म में लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर्स फॉर्म पूछा जाता है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर्स फॉर्म क्या है समझ लीजिए। हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, पॉइंट चार्ज Q1। पॉइंट चार्ज Q1 का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट वो R1 है, और पॉइंट चार्ज Q2 का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो R2 है। पॉइंट चार्ज Q1 का ओरिजिन से डिस्टेंस Q1 है और पॉइंट चार्ज Q2 का ओरिजिन से डिस्टेंस हमारा पॉइंट चार्ज Q1 का ओरिजिन से डिस्टेंस R1 है और पॉइंट चार्ज Q2 का ओरिजिन से डिस्टेंस R2 है। अब इन दोनों के बीच फोर्स हम क्रिएट करते हैं। फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 यानी कि ड्यू टू Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अब Q2 जो Q1 पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है डियर स्टूडेंट वो है F12, और Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो हमारा है F21। Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है F12, और Q1 Q2 पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है डियर स्टूडेंट वो F21। जब आप Q1 से Q2 की तरफ जाते हैं तब आपका पोजीशन वेक्टर R12 यानी कि वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 होगा। ये पोजीशन वेक्टर R1 है और ये पोजीशन वेक्टर R2 है। जब आप Q2 से Q1 की तरफ जाते हैं तब आपका पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। Q2 Q1 पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है F12, Q1 जो Q2 पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है F21, दोनों का मैग्नीट्यूड डियर स्टूडेंट सेम होता है। Q2 Q1 पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है F12, Q1 Q2 पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है F21, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है डियर स्टूडेंट वो सेम होता है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 आपका हो जाएगा वेक्टर्स के टर्म में डियर स्टूडेंट वेक्टर F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। ये यूनिट वेक्टर ले लेते हैं डायरेक्शंस के लिए। आपको क्लास 11th के लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है वेक्टर वाले चैप्टर में कि वेक्टर A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन A होता है। तो जहां पर R12 कैप है वहां पर हम वेक्टर R12 डिवाइडेड R12 लिख सकते हैं। तो देन हमारा हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड R12 क्यूब हो जाएगा और ऊपर हमारा हो जाएगा R12 वेक्टर R12। जहां R12 कैप है डियर स्टूडेंट वहां पर हम वेक्टर R12 डिवाइडेड R12 पुट कर देंगे। वेक्टर R12 डिवाइडेड R12 पुट कर देंगे।
तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 F12 जो होगा वो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड R12 क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये हो जाएगा। यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 डियर स्टूडेंट, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड R12 क्यूब, और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R12। यानी कि चार्ज Q1 पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसके लिए फार्मूला डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा। उसके बाद हम ले लेंगे सिमिलरली बेटा इस टॉपिक को आप नोट करना चाहें, राइट डाउन करना चाहें, राइट डाउन कर लें। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स निकालेंगे। Q2 पर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, Q1 की वजह से फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 तो हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड R21 क्यूब वेक्टर R21। अब यहाँ पे जो हम पोजीशन वेक्टर लेंगे डियर स्टूडेंट वो 2 से 1 की तरफ लेंगे, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर लेंगे वो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लेंगे Q2 से Q1 की तरफ। यानी कि जो हमारा फोर्स होगा डियर स्टूडेंट वो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड R21 क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये हो जाएगा। यानी कि वेक्टर F21 जो होगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड R21 क्यूब, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। आपको पता है बेटा कि वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 जो होगा वो माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के बराबर होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देन अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो वेक्टर F12 जो होगा वो वेक्टर माइनस F21 के बराबर होगा। यानी कि चार्ज Q1 पर जो Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है और या चार्ज Q2 पर जो Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है वो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। चार्ज Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है F12, और चार्ज Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है F21, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड डियर स्टूडेंट सेम होंगे बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। यानी दोनों का जो नेट फोर्स होगा F12 और F21 का जो नेट फोर्स होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। F12 और F21 का जो नेट फोर्स होगा डियर स्टूडेंट वो आपका 0 हो जाएगा। यानी कि आपका जो कूलम्ब्स फोर्स है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लग रहा है या Q1 की वजह से जो Q2 पर फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स आपका इक्वल होगा। दोनों फोर्स आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, वो इक्वल हो जाएगा।
इसके बाद एक क्वेश्चंस कल हमने डियर स्टूडेंट एनसीईआरटी का 1.12 एक्सप्लेन किया था। 1.12 में हमने 2 स्फीयर्स लिया था। 2 स्फीयर के जो चार्जेस थे, 2 स्फीयर का जो चार्ज था डियर स्टूडेंट वो 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम था। उनके बीच का जो डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर। प्रीवियस लेक्चर यानी कल के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था। तो उनके बीच जो फोर्स आ रहा था वो F इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन आ रहा था फोर्स आपका 1.12 में। एनसीईआरटी के आज हम एनसीईआरटी का 1.13 आपको एक्सप्लेन करेंगे। एनसीईआरटी का 1.13 क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1.2 में है जो 2 स्फीयर आपका है। एक स्फीयर का चार्ज क्यू ए इज इक्वल टू क्यू, दूसरे स्फीयर का चार्ज क्यू बी इज इक्वल टू क्यू। कह रहे एक थर्ड स्फीयर है, अनचार्ज बॉडी है सी, अनचार्ज है, क्यू सी है, 0 है। एक बार ए के कांटेक्ट में लाया जाता है तो जब क्यू सी स्फीयर को ए के कांटेक्ट में लाएंगे तो कंडक्शन मेथड से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाए। कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि जब 2 कंडक्टर्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहता है जब तक दोनों चार्ज बराबर नहीं हो जाते। यानी कि इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज q है। अब आपका जो नया चार्ज आएगा q डैश वो q प्लस 0/2 हो जाएगा। यानी कि आपका जो नया चार्ज हो जाएगा डियर स्टूडेंट q/2 हो जाएगा, यानी एवरेज वैल्यू हो जाएगा। अब QC भी आपका डियर स्टूडेंट q/2 हो जाएगा। मतलब जो q चार्ज है दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। अब C को A के कांटेक्ट में लाने के बाद फिर C को B के कांटेक्ट में लाते हैं। अब B वाला जो नया चार्ज होगा, B वाला जो नया चार्ज हो जाएगा QB। अब B का अपना चार्ज Q है, C का Q/2 है। अब इन दोनों का एवरेज लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3Q/4। C अनचार्ज बॉडी है, इसका चार्ज 0 है, 0 और Q को कांटेक्ट में रखते हैं तो एवरेज वैल्यू हमारा Q/2 हो जाता है। फिर Q/2 और Q को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो हमारा QB जो है वो 3Q/4 हो जाता है। फिर दोनों को उसी डिस्टेंस पे रख दिया जाता है, डिस्टेंस वही है। अब जो नया फोर्स होगा वो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जहां चार्ज Q था वहां Q/2 हो गया A वाला, और दूसरा वाला आपका हो गया 3Q/4 और डिस्टेंस तो r²। तो 4 2 8 तो F डैश इज इक्वल टू 3/8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ/r² हो जाएगा। जब C अनचार्ज बॉडी था, जब A के कांटेक्ट में आया तब A का जो चार्ज है वो 0 प्लस Q/2 यानी Q/2 हो गया। अब C के पास भी Q/2 चार्ज हो गया। अब Q/2 चार्ज और Q चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आया तब चार्ज आपका 3Q/4 हो गया। अब ये फोर्स आपने 1.12 में कैलकुलेट कर रखा है। इसकी वैल्यू डेटा आपको 1.12 से ही लेना है, क्वेश्चंस में कह रहा है। तो ये 6.5 इंटू 10⁻⁷, 6.5 इंटू 10⁻⁷, और r की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, ये 0.5 मीटर। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था 1.2 में, तो आपका हो गया था F डैश इज इक्वल टू 3/8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि F डैश इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड 8 इंटू 10⁻⁻2। तो अप्रॉक्स में डियर स्टूडेंट ये हमारा F डैश इज इक्वल टू 0.57
इंटू 10⁻⁻2 होगा। ये वैल्यू आपका 1.52 आ रहा था। अब डेसिमल एक खिसका देंगे तो एफ डैश इज इक्वल टू 5.7 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन होगा। यानी कि जब आप एक अनचार्ज बॉडी, एक अनचार्ज स्फीयर सी को ए के कांटेक्ट में लाएंगे तो ए का चार्ज Q और अनचार्ज बॉडी का चार्ज 0, Q + 0/2। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेटा वो हम लोग 3 मेथड से प्रोड्यूस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंडक्शन मेथड से भी ट्रांसफ़र होता है। एक बॉडी है जिसका चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, दूसरी बॉडी है जिसका चार्ज है 20 माइक्रोकूलम। जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और तब तक होता रहता है जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते। यानी कि 10 + 20/2 यानी 15 माइक्रोकूलम जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। तो कंडक्शन मेथड से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंडक्शन मेथड में दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना होता है। एक होता है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में एक चार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी है। जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। इंडक्शन मेथड में आपको दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है। चार्ज ट्रांसफर का एक मेथड और है डियर स्टूडेंट, वो है फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे बिल्ली की खाल ले लिया, कैट्स फर, एबोनाइट की रॉड ले लिया। तो कैट्स फर पर जब हम एबोनाइट की रॉड को ऐसे ऐसे रब करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैट्स फर से एबोनाइट की रॉड पर। अब एबोनाइट की रॉड को हम पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लेके जाते हैं तो एबोनाइट की रॉड पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर लेती है। यानी कि एबोनाइट की रॉड क्या होती है डियर स्टूडेंट, चार्ज हो जाती है फ्रिक्शन मेथड से। या अगर आप ये एक्सपेरिमेंट ना कर पाएँ तो आप अपने हेयर में ऑयलिंग कर लीजिए और उसके बाद कॉम्बिंग करिए। तेल लगे बालों में क्या करिए, कंघा करिए। तो जब तेल लगे बालों में जब हम कंघा करेंगे तो जो हमारा कॉम्ब है उसके टीथ जो है डियर स्टूडेंट वो चार्ज हो जाते हैं और वो कॉम्ब के जो टीथ हैं वो पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड और फ्रिक्शन मेथड से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो बेटा इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लें, शेयर कर लें। और अगर आपने अभी हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मकफूर फिजिक्स हब। बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे जो भी न्यू वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।